अस्सलामुअलैकुम। वी वर स्टडीइंग हाइड्रोजन इन वाटर और इसमें अभी तक हम लोगों ने कवर जो किया है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन। इसके बाद वी कवर द अकरेंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन के इंडस्ट्रीज के अंदर हाइड्रोजन किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो हम लोग खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट instruments comparatively. Okay, the first physical property is hydrogen is a colorless, odorless and tasteless gas. यानी हाइड्रोजन के पास कोई कलर नहीं होता, उसके पास कोई बू नहीं होती, कोई ना खुशबू होती है ना बदबू होती है, कोई बू नहीं होती, ऑडर मीन्स कोई स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस यानी उसका भी कोई टेस्ट नहीं होता। इट इज insoluble in water, पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, यानी कि इसमें आग जल्दी से लगती है और इसकी जो आंच होती है वो ब्लू कलर की होती है। नंबर 4, इट एब्जॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स टू मेक द सरफेस स्पंज लाइक, इन विच हाइड्रोजन गैस absorbs on metal surface to form a fine silvery powder. ये कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर वो जल भी आता है, एब्जॉर्ब भी आता है, और जब वो एब्जॉर्ब भी आता है तो उसके हाथ से सिल्वर कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है। Its electronegativity is 2.1 while its ionization energy is 13.54 eV, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी कि उसकी जो रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है दैट्स 2.1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.54। इट्स बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी, यानी कि दो हाइड्रोजन के बीच में अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली वी नीड 104 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी 1 मोल के अगर हमें हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ना है तो वी नीड एटलीस्ट 104 किलो कैलोरीज। इट लिक्विफाइज एट नेगेटिव 252 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में अगर उसको फ्रीज करेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस को नेगेटिव 252 डिग्री सेल्सियस पे तो फिर वो लिक्विड हो जाता है। और अगर उसको ज़्यादा फ्रीज करेंगे, अगर हम नेगेटिव 259 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो बर्फ़ बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है और किस लिहाज से करता है, उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसी हो सकती है, यानी उसकी एबिलिटी क्या है रिएक्शन की। द फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी H2 को डिकम्पोज करना है, इसको तोड़ना H में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 कंटेन स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग एंड इज रिलेटिवली इनर्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 जो है काफ़ी स्टेबल होता है, रिएक्टिव नहीं होता, तो रिएक्शन के इतने कायल नहीं होता, एंड इज रिलेटिवली इनर्ट, यानी कि वो रिएक्शन इतनी जल्दी से नहीं करता। इनर्ट यानी जो नॉन रिएक्टिव हो। तकरीबन रिलेटिवली यानी तकरीबन इनर्ट होता है, यानी ये बहुत कम रिएक्शन करता है एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, आम यानी रूम टेम्परेचर में ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये बहुत कम रिएक्शन करेगा। इट्स बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी इज 104 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए वी नीड 104 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसको केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या है कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कोई वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन जब वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दैट्स द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वी हैव इज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन शोज ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन की तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ओके, एफिनिटी वर्ड का मतलब है अट्रैक्शन, तो हाइड्रोजन जो है मोस्ट लाइकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड रिड्यूसेस मैनी मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल्स। अब वो क्या करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की तरफ बहुत सारा अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली, तो वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। लाइक लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दिया है कॉपर ऑक्साइड की, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा ग्रेट एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऑक्सीजन जो कॉपर के साथ रिएक्ट हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और कॉपर जो है हमें प्योर फॉर्म मिल जाता है। इसी तरीके से टंगस्टन ऑक्साइड है हमारे पास, वो भी हाइड्रोजन के पास वो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के पास चले जाता है, फिर टंगस्टन जो है प्योर फॉर्म बन जाता है। यानी क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका फ़ायदा हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं कि हम लोग काफ़ी सारे मेटल्स को प्योर फॉर्म में डाल देते हैं, ले आ पाता है। After that we have hydrogenation. Hydrogenation का मतलब है
that the addition of hydrogen into other molecule compound is called hydrogenation. यानी अगर हम कोई एक molecule compound exist कर रहा है, पहले से एक compound है वो पहले से molecule form में है, ठीक है, तो वो अगर उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं. When molecular compounds and hydrogen are heated in the presence of Pt or Pd or Ni, palladium, platinum and nickel, इन तीनों की मौजूदगी में या कोई और कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर वो रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड से रिएक्ट कर लेता है, ये हीट करने पे. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया दैट पहले से कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस उसके साथ जब रिएक्ट करवाया और उसको हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में रखा तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया. इसी तरीके से इथीन पहले से ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था, हाइड्रोजन ने जब इसके साथ रिएक्ट किया हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस और निकल की एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, तो ये बन गया कन्वर्ट हो गया इथेन में. यानी कि हाइड्रोजन अक्सर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाता है इन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट की. तीन चीज़ें, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट, इन तीनों की किसी मौजूदगी की वजह से हाइड्रोजन किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, तो उसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, high temperature or high pressure, it's known as hydrogenation. Next आता है chemical properties में reactions with metals, यानी metals के साथ किस तरीके से react करता है. Alkali metals like Na sodium, K potassium, etc. and alkaline earth metals like Ca calcium, Ba barium react with hydrogen on heating to form ionic hydrides. अब जो मेटल्स जो होते हैं चाहे वो अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन मेटल्स हो, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं हीट करने पे. यानी अगर उनको जो है हीट मिलेगी तो वो रिएक्ट करेगा, हीट नहीं मिलेगी तो दे वॉन्ट रिएक्ट. तो यानी कि हाइड्रोजन और मेटल्स के बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि उसके अंदर हीटिंग चल रही होती है. टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, यानी कि वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं आयनिक फॉर्म में. लाइक उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया दैट व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्राइड. इस तरीके से व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्राइड. और दोनों में देखिए उन्होंने हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर उन्होंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो यानी इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद नॉन मेटल्स. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स. इसमें क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मेनी नॉन मेटल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स. यानी कि डिफरेंट कंडीशंस में इसमें कोई फिक्स कंडीशन नहीं होता. लाइक मेटल्स में कह दिया कि वी हैव टू गिव देम हाई टेम्परेचर, एंडोथर्मिक होना लाजमी है, तो वैसे ही नॉन मेटल्स में जो है डिफरेंट कंडीशंस होते हैं डिफरेंट चीज़ों से रिएक्ट करने के लिए. ओके, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आप थोड़ा सा आग लगा लेंगे तो फिर वो रिएक्ट होकर इग्निशन यानी थोड़ा सा आग लगा लेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करेंगे. सिमिलरली N2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर 500 C, हाई प्रेशर में 200 और Fe2O3 या फिर K2O के कैटलिस्ट के एग्जिस्टेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म NH3 अमोनियम. इस तरीके से H2Cl2 अगर सिर्फ सनलाइट दे देंगे उसको तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा. H2 और S आपस में हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करते हैं तो H2S बनाते हैं. तो यानी कि नॉन मेटल्स के साथ इनकी डिफिनेशंस तब्दील होती रहती हैं डिफरेंट कंडीशन. कभी बहुत कम हीट की ज़रूरत है लाइक सनलाइट की सिर्फ ज़रूरत हो गई, किसी को सिर्फ छोटी सी आंच की ज़रूरत हो गई, किसी को बहुत ज़्यादा लाइक 500 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत हो गई, 450 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत हो गई और किसी को हाई प्रेशर की भी ज़रूरत हो गई. तो इन नॉन मेटल्स में वो डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं. एंड देन वी हैव यूजेस में हमारे पास है दैट हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के बनावट के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर वी नीड हाइड्रोजन. इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम एडिबल ऑयल्स, यानी ऑयल्स जो हम लोग वेजिटेबल से लेते हैं लाइक सनफ्लावर ऑयल हो गया हमारे पास, या मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर इस तरीके सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल है, इस तरह तेल वेजिटेबल घी से हम लोग बनाते हैं वो फॉर खाने ईटिंग पर्पज़ के लिए, एडिबल ऑयल्स के लिए, तो वो जो है उसके लिए भी हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन बल्ब फिलामेंट्स. बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स बने हुए होते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में ये स्टडी किया हुआ है, तो वो टंगस्टन से बना हुआ होता है. उसको तैयार करने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है. तैयार इन द सेंस जैसे आपने पहले देखा था कि क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से वो मेटल्स को प्योर फॉर्म में कर देता है. तो बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं, पतले वायर, थिन वायर जो होता है टंगस्टन, उसको प्योर बनाने के लिए
उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन की मिलावट है वो उसमें से क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स होती है टेक्सचर की, इसकी मैन्युफैक्चर के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब क्योंकि मेटल्स से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इस पर्पज़ के वजह से हम लोग काफ़ी सारे मेटल्स को प्यूरिफाई कर लेते हैं। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस आप लोगों ने शुरू में जो पढ़ा हुआ था इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है दे फॉर्म वाटर गैस, तो वो जो है फ्यूल के पर्पस में, यानी कि एज लाइक पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, इस तरह से वाटर गैस भी एक फ्यूल है। इट इज़ यूज इन वेदर बैलून्स। जो बैलून्स हम लोग ऊपर भेजते हैं टू मेजरमेंट ऑफ वेदर, क्या टेम्परेचर है, क्लाउड की फॉर्मेशन कैसी है, ये टाइड्स का क्या हाल है, तो वो सारे जो वेदर बैलून्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको फूलने के लिए जो हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन टॉर्च। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे लोहे का काम होता है वहाँ वेल्डिंग के लिए कुछ वो हेलमेट पहने हुए होते हैं या मास्क पहने हुए होते हैं, एंड दे हीट अप ताकि जो मेटल्स हैं वो आपस में अटैच हो जाएं। सो वो हाइड्रोजन टॉर्च होता है, वो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुँच जाता है और फिर वेल्डिंग पर्पज़ में काम आता है। It is used in the preparations of chemicals like NH3, CH3OH, यानी इथेन, मिथेल अल्कोहल एंड अमोनिया, इस केमिकल्स तैयार करने के लिए हमें इस्तेमाल। After that we have nascent hydrogen. The word nascent mean newly born. तो यानी कि जब हाइड्रोजन को हम बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं तो फिर वो nascent हाइड्रोजन कहलाता है, which is newly born. Hydrogen at the time of its generation is chemically more reactive than molecular hydrogen. यानी कि जब हम लोग मोलिकुलर हाइड्रोजन को तोड़ते हैं और वो हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन, यानी कि उसके अंदर कोई और डबल हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरेटिवली टू मोलिकुलर हाइड्रोजन, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरेशन इट इज़ अवेलेबल इन एटॉमिक फॉर्म एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ केमिकली रिएक्टिव। जब वो जनरेशन, उसकी टाइम ऑफ जनरेशन जो होती है उसकी, तो उस वक्त क्या होता है कि वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता, एटॉमिक फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से वो केमिकली रिएक्टिव होता है। और क्योंकि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दैट इज ऑल्सो नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम थिंग। उसमें क्या है कि हाइड्रोजन सिर्फ H के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब है जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर हम FeCl3 को H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि H2 खुद पहले से स्टेबल फॉर्म है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल होता है, उसको रिएक्शन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम H2 को तोड़ दें, ठीक है, तो अगर हम H2 को अगर हम उसको जो है डिकम्पोज करके उसको H बना दें, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन को इस तरह से बिग ब्रैकेट्स के बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में अंदर लिखते हैं, तो ये है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। अगर इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो यानी कि वो एटॉमिक हाइड्रोजन है या नेसेंट हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरेटिवली टू H2। और यहाँ पे देखें उन्होंने जब ये FeCl3 को हम जब एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं in the presence of catalyst, तो बन रहा है हमारे पास FeCl2 and HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आयरन क्लोराइड बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें प्रूव कर रहे हैं कि ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दैट इज मोर रिएक्टिव कंपेरेटिवली टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेक्स्ट वी हैव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आइसोटोप्स आर एटम्स, या हाँ एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एटॉमिक मास डिफरेंट है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जब हमने कह दिया कि एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो तब्दील क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तब्दील हो रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तब्दील होता है, तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तब्दील होते हैं तो मास नंबर या एटॉमिक मास चेंज आता है, और ऐसे एटम को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम के पास जो नॉर्मल हाइड्रोजन हम लोग लिखते हैं जिसके पास 1 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है एंड 1 मास नंबर होता है, दिस इज प्रोटियम। ठीक है, और ये काफ़ी स्टेबल होता है, और जितना भी हाइड्रोजन दुनिया में मौजूद है अप्रॉक्सीमेटली 99.98% जो हाइड्रोजन मौजूद है दुनिया के अंदर दैट इज प्रोटियम, यानी ऑर्डिनरी जो हम लोग हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है।
जबकि जो ड्यूट्रियम होता है दैट इज H21 यानी कि उसका एटॉमिक मास 2 होता है। तो उसके पास क्या होता है कि ये जो है इसको हम लोग हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन ये मिसनोमर है, मिसनोमर यानी गलत नाम इसको दिया गया है। अब क्योंकि सेकंड में ये ड्यूट्रियम फाइंड हुआ था इसको हैवी हाइड्रोजन कह दिया गया था और ये 1931 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम एंड यूरी ने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने नाम दे दिया था हैवी हाइड्रोजन का, लेकिन जो गलत नाम इनको दिया गया था। बाद में पता चला ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसके अंदर क्या है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये जो है अप्रोक्सीमेटली 0.0156% दुनिया के अंदर मौजूद है, यानी जितने भी हाइड्रोजन दुनिया में मौजूद हैं उसमें सिर्फ 0.0156 हाइड्रोजन जो है वो ड्यूट्रियम फॉर्म है, बाकी 99.98% जो हाइड्रोजन है वो प्रोटियम फॉर्म में होता है। जो थर्ड आइसोटोप है दैट इज ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम में एटॉमिक मास होता है 3, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 1 प्रोटॉन होता है एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो रिएक्टिविटी जो इसकी रेडियोएक्टिव होता है ये बहुत ज़्यादा, इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 12.5 ईयर है। हाफ लाइफ वाला जो टर्म है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड है कि उसकी जो लाइक स्ट्रेंथ एक तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अगर किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, तो हम लोग उसके लिए हाफ लाइफ यूज़ करते हैं और ये ट्रेसर के तौर पे यूज़ होता है। ट्रेसर के तौर पर मतलब कि हम लोग लाइक डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कहीं किसी जगह पे रेडियोएक्टिविटी की लेवल कितनी है, ठीक है। तो जो मशीन्स बने हुए होते हैं जो मेजरमेंट करते हैं रेडियो एक्टिविटी लेवल्स की, उसके अंदर हम लोग ट्राइट्रियम को यूज़ करते हैं। लेते हैं हाइड्रोजन आइसोटोप्स को। इसमें क्या है दैट प्रोटियम जो होता है उसके अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और ये काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। इसके कंपैरिजन में ड्यूट्रियम ले लेते हैं, तो ड्यूट्रियम इसके मुकाबले में प्रोटियम के मुकाबले में कम स्टेबल होता है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होते हैं बिल्कुल प्रोटियम की तरह, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास 2 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है, सेम रहता है, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है। ट्राइट्रियम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर्स 2 हैं, तो जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक मास होता है वो इसका एटॉमिक मास होता है 3, ठीक है। यानी डिफरेंस क्या देख लें आप लोग पहले कि प्रोटियम के पास, ड्यूट्रियम के पास एंड ट्राइट्रियम के पास 1 प्रोटॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूट्रियम के पास न्यूट्रॉन 1 है और ट्राइट्रियम के पास न्यूट्रॉन 2 है। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि न्यूट्रॉन की मिकदार ट्राइट्रियम के अंदर ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव है कंपैरेटिवली टू अदर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोगों का जो हाइड्रोजन एंड वाटर वाला जो चैप्टर है उसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वाटर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।